Hello everyone, welcome to your own channel Keep Learning with Sandeep Bihan. Students, all the aspirants of class 10th and 12th of board classes were waiting eagerly for the sample question papers to be released by CBSE, and finally yesterday CBSE has released its pattern of sample question papers and what type of paper it will be, what type of questions you will get, what will be the marking scheme. Everything is released yesterday by the CBSE, and today we'll discuss the English क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 10th, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी अबाउट द राइटिंग स्किल, एज द स्टूडेंट्स वर टोल्ड दैट पेपर विल बी MCQ बेस्ड. तो हाउ राइटिंग स्किल कुड बी MCQ बेस्ड? क्योंकि राइटिंग स्किल है तो यू हैव टू राइट डाउन either a paragraph, story, letter, whatever. But students, this time your writing skill is also MCQ based. That is the big change in the CBSE pattern. Okay, and this is only for the first term exam, क्योंकि second term आपको पता है कि आपका subjective होगा. तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या आपका पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं. वी विल एनालाइज द कंप्लीट पेपर एंड देन वी विल डिस्कस दैट हाउ राइटिंग स्किल यू हैव टू डू इन योर MCQ बेस्ड. ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन. हियर इज द बिगनिंग ऑफ योर पेपर. यू कैन सी हियर इट हैज़ 3 सेक्शंस. इंग्लिश की हम लोग बात कर रहे हैं. टोटल बेटा यू विल गेट, देखो 3 सेक्शंस में 18, 12 एंड 30 क्वेश्चंस. तो 18 + 12 + 30 इट मीन्स 60 क्वेश्चन you will get in total. Okay, and out of 60 you have to attempt 14 + 10 + 26 means 50. So now here the confusion is marks are 40 and questions that you have to attempt are 50. तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारी जो 1 मार्क्स जो हमारे क्वेश्चन है इट विल नॉट बी ऑफ 1 मार्क्स, क्योंकि अगर 1 मार्क्स का होगा तो हमारा पेपर 50 मार्क्स का हो जाएगा. तो नाउ व्हाट विल बी द मार्किंग स्कीम, दैट वी विल डिस्कस. और किस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो हियर इट इज़ रिटन एज पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. इट इज़ रिटन एवरीवेयर. तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी 18 में से कोई भी 14 करोगे या कोई भी 12 में से कोई भी 10 करोगे. नो, सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच क्वेश्चन एंड यू हैव टू फॉलो दैम एंड अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ 50 क्वेश्चंस विल मेक 40 मार्क्स. तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू calculate that each question will consist your 0.8 marks. ठीक है, हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा? 0.8 मार्क्स का होगा. कैसे? 40 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 40 मार्क्स हैं, टोटल क्वेश्चंस 50 हैं. इफ़ यू विल डिवाइड इट, इट विल बी 0.8. तो आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 0.8 मार्क्स का. तो योर फर्स्ट इज़ द रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन में आपको पता है कि आपने 18 में से टोटल 14 क्वेश्चन करने हैं. तो 14 × 0.8, तो आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा 11.2 मार्क्स का. अब देखते हैं आपने कौन से 14 क्वेश्चन करने हैं. तो बेटा यू विल गेट 2 कॉम्प्रीहेंशंस और 2 पैसेजेस इन रीडिंग सेक्शन. फर्स्ट पैसेज कंसिस्ट 10 क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू एनी 8. देन सेकेंड पैसेज हैज़ 8 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू एनी 6. यानी आपने टोटल 18 में से टोटल कोई भी 14 नहीं करने. 10 क्वेश्चंस फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन के हैं, आपने कोई 8 करने हैं. 8 क्वेश्चंस सेकंड कॉम्प्रीहेंशन में है, यू हैव टू डू एनी 6. नाउ कम टू द ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन. हियर यू हैव टू अटेम्प्ट टोटल 10 क्वेश्चंस. इफ़ यू विल मल्टीप्लाई 10 विद 0.8 तो इट विल बी ऑफ 8 मार्क्स. तो इसका मतलब आपका ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन दोनों मिलाकर कितने मार्क्स के रहेंगे? 8 मार्क्स के रहेंगे. अब देखते हैं इसमें हमें ये 10 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं. यू विल गेट 6 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर सेक्शन एंड 6 क्वेश्चन फ्रॉम राइटिंग सेक्शन, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 from grammar and any 5 from writing section.
ऐसा नहीं है कि यू कैन अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 12, नो, यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर पार्ट एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ राइटिंग सेक्शन। ओके, अब बेटा ये जो आपके सेक्शंस हैं ना, इनको स्पेसिफिक नंबरिंग दी गई है। लाइक फर्स्ट पैसेज इज सब सेक्शन 1, सेकेंड पैसेज इज सब सेक्शन 2, ग्रामर पार्ट इज सब सेक्शन 3 एंड राइटिंग पार्ट इज सब सेक्शन 4। ओके, तो यहाँ पर हमारे सब सेक्शन 4 हो चुके हैं, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सेक्शन कितने जो इंस्ट्रक्शन में लिखे होंगे उतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। फाइन, नाउ कम टू द थर्ड सेक्शन, एज यू हैव टोटल 3 sections in your English paper. Third section is literature, where you have to attempt total 26 question, and if you multiply 26 with 0.8, your total marks will be 20.8. तो आप प्लस करके देखेंगे 20.8 प्लस 11.2 एंड प्लस 8। हमारा रीडिंग सेक्शन 11.2 का था, ग्रामर एंड राइटिंग 8 मार्क्स की है, लिटरेचर सेक्शन हमारा 20.8 मार्क्स का हो गया। इसको आप प्लस करोगे तो बेटा आपके टोटल 40 मार्क्स बन जाएंगे। फाइन, तो नाउ लेट अस एनालाइज द लिटरेचर सेक्शन। हमारा राइटिंग स्किल तक सब सेक्शन 4 हो गए थे, तो लिटरेचर में आपका सब सेक्शन 5 से लेकर 9 है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। और इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि यू कैन अटेम्प्ट एनी 26 आउट ऑफ दिस 30। इसमें सब सेक्शन वाइज कोई अलग से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने जैसे आपका पार्ट 5 में है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम द बुक, देन पार्ट 6 में सेकंड कॉम्प्रिहेंशन जो आपको हमेशा आते हैं, देन पार्ट 7 में फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो आपको पोएम में से आता है, पार्ट 8 में सेकंड एक्सट्रैक्ट अगेन फ्रॉम द पोएम, and each comprehension and extract will have MCQs, that is 5 MCQs। तो 5, 10, 15, 20, तो 20 मार्क्स आपके यहाँ हो गए। तो इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इन 5 में से आपने 4 करने हैं या 3 करने हैं, नो, यू कैन अटेम्प्ट ओवरऑल टोटल 26 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 30 क्वेश्चंस। वो कहीं से भी हो सकते हैं। तो आपके 20 क्वेश्चन यहीं पर पूरे हो गए। अब बचे आपके 10 क्वेश्चंस, तो यू विल गेट डायरेक्ट 10 MCQs फ्रॉम योर बुक्स दैट यू हैव इन योर सिलेबस। ओके, सो इन दिस वे यू विल गेट 30 क्वेश्चंस इन योर लिटरेचर सेक्शन, फ्रॉम विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 26। मान लो आपको ये वाले 20 क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल दीज कॉम्प्रिहेंशंस एंड 6 फ्रॉम हेयर। तो कोई आपके ऊपर लिटरेचर सेक्शन में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने इसमें से इतने करने हैं, इसमें से इतने करने हैं। यू विल गेट टोटल 30 एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 26 जो अभी CBSE ने अपने सैम्पल पेपर्स में दिया है। नाउ अब जो आपको सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि व्हाट अबाउट द राइटिंग स्किल, हाउ इट विल कम इन MCQ बेस्ड। तो लेट अस डिस्कस आवर ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन आपका सेम रहेगा, कोई इशू ही नहीं है, पहले भी आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हो इन MCQ फॉर्म। यू विल गेट द क्वेश्चंस and 4 options and you have to answer the correct option. For example, the hospital board clearly mentioned that you dash smoke in the hospital as it is a health hazard for all. So 4 options are given: cannot, must not, need not, might not. So must not I think is the correct answer here. Second, there is never dash petrol left after Rahul uses the car. So there is never much, little, many, a little. So here the answer is much. A part. Okay. So in this way you will get, I told you that you will get 6 questions for grammar section. So this is your grammar sections 19, 20, 21, 22, 23, 24. So there are total 6 questions and you have to do any 5. यहाँ तो कोई इशू ही नहीं है। अब बात करते हैं हम राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन हम कैसे करेंगे? राइटिंग सेक्शन में भी आपको ऐसे ही क्या मिलेंगे, 6 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। लेकिन राइटिंग बेस्ड राइटिंग स्किल जो है वो आपकी MCQ बेस्ड कैसे आएगी वो देखते हैं, जिसके लिए आप लोग अभी तक वेट कर रहे थे। सी हेयर यू विल गेट अ क्वेश्चन इन अ सिमिलर वे जैसे आपको हमेशा मिलता है। आप क्वेश्चन देखो फर्स्ट। यू आर देवश्री,
a resident of Siliguri, Assam. You have to write a letter to the editor of a national daily drawing attention towards the difficulty faced by differently abled people at tourist places. तो आपको फॉर्मल लेटर यहाँ पे दिया गया है दैट यू हैव टू राइट टू अ न्यूज़पेपर, ओके, न्यूज़पेपर एडिटर। और लेटर है किस चीज़ के बारे में, वो चीज़ें आप इसमें देख लो, अपना अंडरलाइन कर लो। तो ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स द डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल बोलते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय देम वेयर एट द टूरिस्ट प्लेस, तो ये आपका टॉपिक है। अब देखो इन्होंने आपको बेटा लेटर लिखने को नहीं दिया, इसमें से अब इन्होंने आपको दे दिए क्वेश्चंस। सो हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन विद रेलेवेंट एस्पेक्ट दैट देवश्री शुड सेलेक्ट फॉर दिस लेटर। अभी आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे, इन चारों में से आपको एनालाइज करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देवश्री, यानी जब आप वो लेटर लिखोगे यू आर देवश्री, तो आपने इनमें से किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने लेटर में। तो देखते हैं, फर्स्ट है द न्यूज़पेपर्स नेम। ऑफ कोर्स आप जब लेटर टू एडिटर करते हो तो आप न्यूज़पेपर का नेम लिखते हो, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, वट एवर। अटैच्ड प्रूफ ऑफ न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, क्या आपको ये लगाना पड़ता है वहाँ पे जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हो, तो क्या आप उनको ये वहाँ पे लिखते हो कि मैं आपका न्यूज़पेपर पक्का लेता हूँ इसलिए मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ? नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। नेक्स्ट, देवश्रीज एड्रेस, तो सेंडर्स एड्रेस आता है, यस आता है। फोर्थ, फॉर्मल टोन, ऑफ कोर्स आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आपका जो वे ऑफ राइटिंग होगा वो भी क्या होगा, फॉर्मल होगा। आप इनफॉर्मल वे में जो है अपनी बातें उसमें नहीं लिख सकते, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फॉर्मल टोन। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर्स रिसिप्ट, ये लेटर एडिटर तक कब तक पहुंच जाएगा, आपको उसमें क्या लेटर में ये लिखते हो कि ये लेटर एडिटर तक कब तक पहुंच जाएगा? नो, तो ये भी हमें नहीं लिखना पड़ता। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए हमारा 1, 3 एंड 4। तो नीचे ऑप्शन में देखते हैं, ए में नहीं है, बी, सी, डी। देखो डी पार्ट है आपका 1, 3 एंड 4। तो दीज आर द नेसेसरी थिंग विच यू हैव टू टेक केयर वाइल राइटिंग दिस फॉर्मल लेटर टू द एडिटर। तो बेटा देखो इन्होंने आपका जो आपका बिगनिंग पार्ट होता है वो आपका इन्होंने एमसीक्यू फॉर्म में इस तरीके से चेंज कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। अब आप जब लेटर की बिगनिंग करते हो तो आप उसमें एक सब्जेक्ट भी लिखते हो, तो अब आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, इसमें से बेस्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा? ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल। सेकेंड, डिफरेंटली एबल्ड नेग्लेक्टेड और मिसअंडरस्टूड। थर्ड, टूरिस्ट प्लेसेस are an inconvenience to differently abled people. And fourth, inconvenience faced by the differently abled at tourist places. तो हमारा टॉपिक क्या है, देखो, the difficulty faced by differently abled people at tourist places. तो inconvenience faced by differently abled people at tourist places. Okay, so this could be your correct answer or it could be C. Like C देखेंगे, C क्या है हमारा? C ऑप्शन, tourist places are an inconvenience to differently abled people, and D पार्ट है आपका inconvenience faced by, तो I think बेटा here D option is more suitable. Then your next question is, which option should Debashri select to elaborate on the difficulties faced by differently abled people? अब उसने इनकन्वीनियंस बतानी है कि क्या क्या वो फेस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कुछ बातें आपको बतानी पड़ेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आपको बतानी पड़ेंगी जो कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल वहाँ पर फेस करते हैं। तो 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। फर्स्ट ऑप्शन में बात की है कि रैंप्स नहीं है, अनक्लीन टॉयलेट्स हैं, हाई टिकट प्राइसेस हैं। चलो रैंप्स नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन अनक्लीन टॉयलेट एंड हाई टिकट्स जो है उनके लिए स्पेशली कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वो तो प्रॉब्लम सबकी कॉमन हो गई। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। सेकंड, अनसुइटेबल विजिटिंग टाइमिंग, टाइमिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
टूरिस्ट गाइड अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज, हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट टूरिस्ट पैम्फलेट, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कुछ लोग होते हैं दैट कैन नॉट हियर, तो वो लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, दैट कैन नॉट सी, वो ब्रेल स्क्रिप्ट को जो है वो रीड करते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी टूरिस्ट प्लेसेस पर होनी चाहिए ताकि वो लोग उनको रीड कर सकें, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो उनके लिए इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, तो सेकंड पॉइंट भी अभी हमारा सुटेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एब्सेंस ऑफ रैम्प्स, ठीक है प्रॉब्लम ये डिसेबल्ड पीपल के लिए। टूरिस्ट गाइड अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज, ये भी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, ये भी प्रॉब्लम है। तो इसमें जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं वो तीनों ही जो है प्रॉब्लम्स है विच आर फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं, अनक्लीन टॉयलेट, हाई टिकट्स एंड अनसुटेबल विजिटिंग टाइमिंग। तो इनमें से तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो स्पेशली उनके लिए हो, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, देवश्री शेयर सम सजेशंस इन हर लेटर। अब लेटर में आप अपने कुछ सजेशंस भी देते हो, जब आप लेटर टू एडिटर करते हो आप पहले प्रॉब्लम शेयर करते हो फिर आप कुछ सजेशन देते हो। तो यहाँ पे भी कुछ सजेशन दी हुई है और वो सजेशन अब आपको फिल अप फॉर्म में दे दी। तो विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दैट यू हैव टू टेक। In my opinion, the media can play a pivotal role in transforming people's what? People's belief and tradition? No. People's perception and attitude? Maybe. People preferences? No. Interaction? No. यहाँ पे perception की बात हो सकती है। People's perception and attitude also questioning the authorities. हाँ तो देखेंगे बेटा, क्योंकि सॉन्ग्स से कुछ मतलब नहीं है, प्रोटेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, हमने कोई इंटरफेरेंस की बात नहीं हो रही, हम लेटर में किसके बारे में बात कर रहे हैं, टू प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो परसेप्शन शुड बी चेंज बाय द पीपल एंड अथॉरिटीज़ शुड टेक केयर अबाउट व्हाट, सो परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स ऑल्सो questioning the authorities, questioning मतलब to alert against negligence to the need of the differently abled at the tourist spot। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब जब आप लेटर लिखते हो तो फाइनल जो आपका थर्ड पैराग्राफ होता है, देयर यू हैव टू गिव द कंक्लूजन। सो सेलेक्ट द ऑप्शन that correctly justify the choice of the concluding portion of the letter। तो आप क्या लिखोगे, I expect the authorities to take action on this issue, please post my thoughts in your newspaper। आप एंडिंग लाइन ये लिखोगे, या I hope my views get published in the column of a newspaper so that this issue may garner more public support and awareness। या आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करोगे या सेकंड। तो देखते हैं अब हमें ऑप्शंस क्या दिए हैं, ये आपका आंसर नहीं है, ये तो आपको ऑप्शंस दिए हैं। अब देखो आपने टिक यहाँ पर करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज येस टू ऑप्शन 1। अगर आप ऑप्शन 1 टिक कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसमें अथॉरिटेटिव टोन है, मतलब आप एक कमांडिव वे में बात कर रहे हो। आप 1 ऑप्शन को मना कर रहे हो क्योंकि वो इनफॉर्मल टोन है। आप ऑप्शन 2 को यस कर रहे हो क्योंकि उसमें एक पोलाइट रिक्वेस्ट या एक्सपेक्टेशन बताई गई है। या आप ऑप्शन 2 को नो करोगे क्योंकि बिकॉज ऑफ द सर्टेनिटी इन द टोन, जो बोलने का तरीका है वो उसमें सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें क्योंकि हमें फॉर्मल वे में बात करनी है तो लास्ट में ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट ही करेंगे। तो हियर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट येस टू ऑप्शन 2 बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ पोलाइट एक्सपेक्टेशन। Then your 6th question, last question is select the opinion that completes the concluding line appropriately। अब final ending line क्या रहेगी, I hope that my letter will help spread awareness about the issue, lead to action against all authorities, improve circulation of the national daily, result in positive review by the readers। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है जो इशू के बारे में बात कर रहा है कि आई होप कि मेरे इस लेटर से लोगों में क्या होगी, इस पर्टिकुलर इशू या इस प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी
एंड दे विल टेक केयर। सेकंड कह रहा है कि अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट एक्शन होगा, तो हमने एक्शन तो दिलवाना ही नहीं, हमने कोई उनके खिलाफ कंप्लेन थोड़ी करनी है। हम चाहते हैं कि अथॉरिटीज़ उनकी तरफ भी ध्यान दे, ताकि वो लोग भी जब टूरिस्ट प्लेसेस पर जाएं, कौन, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, तो वो लोग वहाँ पे एंजॉय कर सके इन एन ईजी वे। तो हमें किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं करनी, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड, इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ द नेशनल डेली। नेशनल डेली क्या है यहाँ पे? न्यूज़पेपर। कि भाई मेरे इस लेटर से आपके जो न्यूज़पेपर है उसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, सेल और ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो भी हमारा मोटिव नहीं है। रिजल्ट इन पॉजिटिव रिव्यूज़ बाय द रीडर्स। आप अपना लेटर इसलिए नहीं भेज रहे कि आपका लेटर पढ़ के जो रीडर्स हैं वो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स करें, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट योर मोटिव। तो व्हाट इज़ योर मोटिव? हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू, कि आपको जो टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड क्या हो, लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं एट द टूरिस्ट स्पॉट्स और टूरिस्ट प्लेसेस। तो दैट इज़ योर मोटिव टू राइट दिस लेटर टू द एडिटर, सो योर आंसर विल बी ए। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड आवर राइटिंग सेक्शन। आई होप कि अब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि राइटिंग स्किल कैसे आएगी। तो आपने मेन बातों का ध्यान रखना है, सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन हैं, कितने अटैम्प्ट करने हैं, ओके, मेन वही है। और जो मेन जो चेंज हुआ है आपके पैटर्न में कि अब आपका 1 मार्क्स ईच नहीं है, अब आपका एक क्वेश्चन जो है वो 0.8 मार्क्स का है। तो यू हैव टू अटैम्प्ट 50 क्वेश्चन। आप 50 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल मेक 40 मार्क्स। तो आपका टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 40 मार्क्स का जो है आपका पेपर फर्स्ट टर्म रहेगा। दैट विल बी कम्प्लीटली MCQ बेस्ड, कुछ भी उसमें सब्जेक्टिव नहीं आएगा, नॉट इवन राइटिंग स्किल। सो आई होप दैट complete pattern, marking scheme, everything is clear to you all. In our next video, we'll discuss the pattern of social science of class 10th. Okay, students, till then, all of you take care and have a good day.